दोस्तों नमस्कार। मैं हूं राम कुमार राही। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सोशल राही। आज मैं फिर उरई शहर में हूं। आज हमारे बीच में चर्चा करने के लिए उपस्थित हैं माननीय सम्मानीय परम आदरणीय परम श्रद्धेय डॉक्टर श्रद्धेय चौरसिया जी हैं। नमस्कार सभी साथियों को। मैंने कई बार इनके इंटरव्यू के माध्यम से चर्चा आप तक पहुंचाने का काम किया। आज हम लोगों को लगा कि समय जो दौर चल रहा है वो चुनाव का चल रहा है, तो कुछ मैसेज मैं लोगों को ऐसा दे दूं जो बटन दबाने से पहले उन्हें कुछ अगर याद दिला दूं तो हमें लग रहा है कहीं ना कहीं सही ठीक ठिकाने से उनका वोट प्रयोग करने का काम करेंगे। तो सबसे पहले आपने यूट्यूब चैनल सोशल राही को समय दिया श्रद्धेय जी, इसके लिए मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूं। साथ में आपको नमस्ते करता हूं। नमस्कार सर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें समय दिया। तो श्रद्धेय जी, जब आप लोगों के बीच में मैं उपस्थित होता हूं, कहीं ना कहीं हम लोगों के सवाल और जवाब होते हैं। सवाल को लेकर के मैं उपस्थित होता हूं जिससे हमारे दर्शकों को कुछ ऐसी जानकारी मिले, उनको लगे कि राही जी ने आज बहुत अच्छी चर्चा की। तो सबसे पहले हम अपने मुद्दे पे आते हैं कि चुनाव का समय चल रहा है, तो चुनाव को लेकर के हर किसी के अंदर एक विचार उठ रहा है कि किसको सपोर्ट किया जाए। तो मैं पूछना चाहूँगा कि चुनावी दौरान के पक्ष में आप क्या कहना चाहेंगी? सबसे पहले तो हम अपने क्षेत्रवासियों से, भारतवासियों से ये अपील करना चाहते हैं कि आप वोट देने से पहले खूब अच्छे से सोच विचार कर वोट दीजिए, क्योंकि यह आपके पास वोट हो सकता है, आपके पास ये वोट देने का आखिरी मौका हो। क्योंकि जिस तरह से हमारी वर्तमान सरकार बीजेपी सरकार के कई कैंडिडेट के बयान आ चुके और मोदी जी खुद कहते हैं कि अब की बार 400 पार। इस 400 पार का क्या मीनिंग है? इनके कई जिनको लोकसभा प्रत्याशी हैं उन्होंने कहा कि 400 पार का मतलब है कि हम संविधान बदलें, अगर हमें 400 सीटें मिल जाएंगी तो हम संविधान बदल देंगे। तो पहली बात तो अब की बार सबसे पहले ये तो संविधान बचाने का चुनाव है, लोकतंत्र बचाने का चुनाव है और भाईचारा बचाने का चुनाव है। जिस तरीके से हमारे देश में तानाशाहियत बढ़ती जा रही है, आप देखिए यहाँ पर चुने हुए जनता द्वारा चुने हुए मुख्यमंत्रियों को जिस तरीके से जेल में डाला जा रहा है। आप देखिए झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को, अरविंद केजरीवाल जी को बिना किसी सबूत, बिना किसी उसके आधार पर इनको जेल में डाला जा रहा है। तो ये एक तरीके से तानाशाहियत है। तो देश में कहीं ना कहीं हमारा लोकतंत्र खतरे में है, हमारा संविधान खतरे में है। और अगर हमारा संविधान बदल दिया जाएगा तो आगे आने वाली पीढ़ी आपसे सवाल करेगी कि जब आप थे तो आपके पास बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर द्वारा दिया गया संविधान था। उस संविधान से हम आरक्षण का लाभ लेते थे, चिकित्सा का लाभ लेते थे, स्वास्थ्य का लाभ लेते थे। और आज आप 25-50 साल बाद जब पूछेगी तो आप क्या कहेंगे कि वो हमें कैसा भारत दे रहे हैं? हमारे पास संविधान नहीं है। आने वाली पीढ़ी हम लोगों से सवाल करेगी। बिल्कुल करेगी। तो पहली बात तो वोट देने जब हमारे क्षेत्रवासी जनता जाए तो वो ये अपने दिमाग में लेके जाए कि हम आगे आने वाली पीढ़ियों को कैसे सुरक्षित कर सकते हैं। सही बात है, हमें आने वाली पीढ़ी को शिक्षा भी देने की जरूरत है। अब आज की जो वर्तमान दौर है, आज की जो गवर्नमेंट है, जो लोकसभा में बैठी हुई है या जो हमारी राज्यसभा में भी है, उसको वो शिक्षा के बारे में कोई चर्चा नहीं करना। जी। उसको रोजगार के बारे में कोई चर्चा नहीं करना, उनको चिकित्सा के बारे में कोई चर्चा नहीं करना।
उनको महिला सशक्तिकरण के बारे में या महिलाओं के बारे में खाली बोलते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन इनके जितने भी जो ये वादे इसके पहले वाले मैनिफेस्टो में जो करके गए थे सब जुमले साबित हुए हैं। जैसे आप मान लीजिए इन्होंने कहा कि हर खाते में 15 लाख रुपए आएंगे। आज कहाँ है 15 लाख रुपए हर खाते में। इन्होंने कहा कि 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। आज जब पूछो उस रोजगार के बारे में तो चुप्पी साध लेते हैं। इनसे कहिए कि महिलाओं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का तो क्या नारा देने से हो जाता है? इन्होंने खाली नारा दिया। आप बताइए, हमारे नेशनल लेवल की विनेश फोगाट जैसी पहलवान रेसलर जो एक बीजेपी के सांसद हैं बृजभूषण जी पे आरोप लगाया था, आज तक वो बृजभूषण जी टहलते घूम रहे हैं। और बहुत सारे उन्नाव मणिपुर केस, इन पर मोदी जी चुप्पी साधे रहते हैं। हाँ, जब नेशनल लेवल की लेडीज़ की बात नहीं सुनी जा रही है। अभी हम थोड़ा क्षेत्र में भी हमने घूमा है थोड़ा सा, तो क्षेत्र में हमने महिलाओं से पूछा तो क्या कि बहन जी क्या बताएं, आजकल तो बस महिलाओं के साथ हो जाता है, हमारी बहन बेटियों के साथ, और हमारी थाने में रिपोर्ट भी नहीं लिखी जाती है। जी जी जी। तो वो आप सोचिए ना, कहाँ नेशनल लेवल की नहीं सुनी जा रही है, तो आप गांव देहात और शहर बाजार की जो लेडीज़ों के साथ होता है, वो आए दिन उनके साथ गलत काम हो जाता है, तो उनकी तो रिपोर्ट भी नहीं लिखी जा रही है। तो क्या किस बात का महिला सशक्तिकरण है? आप किस बात का महिला सशक्तिकरण कह रहे हैं? महिलाओं के लिए जो इन्होंने उज्ज्वला योजना लाई थी, आप बताइए, उस उज्ज्वला योजना के तहत इन्होंने सिलेंडर बांटे। ठीक है, सिलेंडर बांटने के बाद इन्होंने क्या, इससे महिलाएं या उस सिलेंडर को स्टोर रूम में उठा के रख दिया है, या तो उनको फेंक दिया, इतना तंग आ गई क्योंकि महंगाई इतनी ज़्यादा है जी। वो सिलेंडर का दाम इन्होंने इतना ज़्यादा बढ़ा दिया, डबल कर दिया, तो महिला सिलेंडर वो एक ही बार भरा है, दोबारा उनकी भराने की औकात ही नहीं रही महिलाओं की। तो महिलाएं तंग आके उस सिलेंडर को, उनके लिए तो वो कबाड़ा है, वो फिर से चूल्हे चौके वाली स्थितियों में आ गई हैं गाँव घरों में, हमने जाके देखा। तो इनकी कोई भी योजना कारगर तो सिद्ध नहीं हो रही है। श्रद्धा जी, जैसे आपने अभी चर्चा की है कि सिलेंडर इतने महंगे कर दिए गए कि अब लोगों की भराने की औकात नहीं है जी। नहीं, बिल्कुल ना। नहीं औकात तो पहले मैं कहना चाहूँगा कि एक ज़माना वो हुआ करता था जब मेरी दादी माँ की शायद है कि आंखें भी कमज़ोर हो जाती थी, तो कहीं ना कहीं सिलेंडर अगर देने का काम किया भाजपा वालों ने, तो कहीं ना कहीं लोगों को आराम मिला। अब क्वेश्चन यहाँ खड़ा हो रहा है कि अगर सही तरीके से मैनेज कर दिया जाता जी, उनका जो खर्चा था वो यदि कम हो जाता, तो हमें लग रहा है कि कहीं ना कहीं मेरी दादी नानाओं की आंखें बच सकती थी, बिल्कुल बच सकती थी। और अगर जिंदा रहती हैं तो हमें लग रहा है कि कहीं जेब का खर्च भी चला जाएगा उनका। बिल्कुल कहने का आपका उद्देश्य है। हाँ, अब आप जैसे हम आपको बता दिए सिलेंडर 400 रुपये पे दे सकते हैं, लेकिन नीयत अच्छी होनी चाहिए, ईमानदारी होनी चाहिए। इन्होंने जैसे अडानीज हैं, अडानी अंबानी के, इन्होंने 16 लाख करोड़ रुपए का कर्ज माफ कर दिया। उन 16 लाख करोड़ रुपए में ये काफ़ी कुछ देश के युवाओं के लिए, देश के महिलाओं के लिए कर सकते थे। जैसे देश के युवाओं के लिए 16 करोड़ लोगों को ये 1 लाख रुपए पर मंथ की नौकरी दे सकते थे अगर वो कर्ज ना माफ करते। 16 करोड़ महिलाओं को अच्छा, जो कर्ज माफ किया है, हाँ, वो कर्ज अगर ये अडानी अंबानी का नहीं माफ करते तो उससे ये काम कर सकते थे। 16 करोड़ युवाओं, हमारे युवाओं को ये रोजगार दे सकते थे, वो भी 1 लाख रुपए पर मंथ सैलरी वाला। 16 करोड़ महिलाओं को ईयरली 1 लाख रुपए ये दे सकते थे अगर ये कर्ज ना माफ न करते। और तो और 100 करोड़ किसानों का कर्ज ये माफ कर सकते थे, और जो आत्महत्याएं की किसानों ने वो ना होती, और आगे 20 सालों तक गैस सिलेंडर जो है 400 रुपये पर सिलेंडर हो सकता था। लेकिन इन्होंने ये महंगाई बढ़ा दी। महंगाई बढ़ी कहाँ से? जो इन्होंने 16 लाख करोड़ रुपए अडानी अंबानी को कर्जा माफ किया। तो वो जो कर्जा माफ किया, ये किसानों का छोटा छोटा कर्जा लेते हैं बेचारे, 1-2 लाख रुपए, वो नहीं कर पाते तो उनसे जबरदस्ती वसूला जाता है, और बड़े बड़े लेवल पे कर्जे माफ हो रहे हैं। तो आप बताइए कैसे होगा? 400 रुपये सिलेंडर हम दे सकते हैं, हमारा भारतवर्ष, हमारा संसद, हमारे हमारी, लेकिन ये क्या कर रहे हैं? श्रद्धा जी, थोड़ा टॉपिक पे आते हैं और टॉपिक बदल दिया जाए। मुझे लग रहा है कि जैसे इस समय एक तरफ तो भाजपा है जी, उसमें भी गठबंधन है, उसमें एक तरफ और भी पार्टियां हैं, उसमें भी गठबंधन है। तो जैसे अभी जो चल रहा है इंडिया जो गठबंधन है, तो इंडिया गठबंधन
को लेकर के आप क्या कहेंगी, क्यों बनाया गया, जरूरत क्यों पड़ी इसकी? देखिए, इंडिया गठबंधन तो बनाया ही इसीलिए गया है कि जो 10 सालों में मोदी सरकार की तानाशाहियत बढ़ गई थी, उनकी तानाशाहियत जो लोकल लेवल पे, क्षेत्रीय लेवल पे जो पार्टीज थी, उनका वो क्षेत्रीय लेवल की पार्टीज को ख़त्म करना चाहते हैं। जी। जैसे अपने उत्तर प्रदेश में सपा गवर्नमेंट, मायावती गवर्नमेंट, ये मायावती जी की मतलब बहुजन समाज पार्टी, और ये तो इन पार्टियों को ख़त्म कर दें। आप उधर चले जाइए बंगाल साइड में, तो उधर ममता बनर्जी की पार्टीज को ख़त्म कर दें, लोकल की है। इधर हेमंत सोरेन जी की झारखंड की पार्टीज को, केजरीवाल जी की पार्टीज को, तो मतलब ये लोकल लेवल पे जो पार्टीज हैं, छोटी छोटी पार्टीज हैं, उन पे इन्होंने तानाशाहियत का रवैया अपनाया। तो लोगों को लगा और खुद जनता को भी लगने लगा कि कहीं ना कहीं से ये कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। अब हमारा संविधान और हमारा ये विपक्ष एक तरीके से खत्म करना चाह रहे हैं। तो ये नहीं होना चाहिए ना। सब अगर विपक्ष नहीं रहेगा तो फिर देश में पक्ष और विपक्ष दो चीज़ें, और सबसे बड़ी विपक्ष जनता होती। जनता इसका जवाब जरूर देगी। जिस तरीके से इन्होंने देश में लोकतंत्र की हत्या की है, आए दिन सुनने में भी आ रहे हैं। अभी 4 चरण के चुनाव हो चुके हैं, 5वें चरण का चुनाव 20 तारीख को है। आए दिन सुनने में आने लगा है वोटिंग मशीन के खिलाफ भी लोग बोल रहे हैं। जैसे बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि वोटिंग मशीन में गड़बड़ियाँ हैं। तो अभी 2-3-4 लोग ऐसे केस हुए कि उन्होंने बटन दबाया साइकिल पे और पर्ची निकली कमल पे जी। तो ये मुद्दे भी हैं। और सबसे पहली बात तो जैसे कि युवाओं जैसे पेपर लीक हो रहे हैं भारतवर्ष में, या कोई भी एग्ज़ाम देता है बच्चा रोज़गार पाने के लिए, तो रोज़गार से पहले ही उसका पेपर लीक हो जाता है। तो आप एक बात बताइए कि बेरोजगारों के और छात्रों के और युवाओं के पेपर लीक हो जाते हैं, उनके केसेस पेंडिंग पड़े रहते हैं, साल 2-2 साल 6-6 साल उनकी उम्र बीतती जाती है। लेकिन गवर्नमेंट की, कोई भी गवर्नमेंट हो, सरकार क्या है, अब चाहे गलत हो चाहे सही तरीका हो, उनके बहुत सारे लूप होल भी मिलते हैं चुनाव में, गलत सही के, तब भी सरकार 5 सालों में उनका कहीं भी चुनाव कभी टला? जी। वो अपना काम तो सरकार पूरा 5 साल में अप टू डेट करती है, लेकिन जनता का काम करती है अप टू डेट। हमें लग रहा है कि आप उसी विषय पे आ गई हो। जो अभी तो चुनाव चाहे गलत हो सही हो, चाहे जिस तरीके से हो, चुनाव सरकार बन जाती है। आप पूरा ग्राम लेवल से आप पूरा भारतवर्ष लेवल के ग्राम पंचायत लेवल तक देखिए, जहाँ भी इस 10 सालों में कहीं भी कुछ काम नहीं हुआ है। इनसे पूछो कि आपने शिक्षा के क्षेत्र में क्या काम किया, तो ये कहेंगे जय श्री राम जी। इनसे पूछो चिकित्सा के क्षेत्र में क्या काम किया, जय श्री राम। इनसे इन्होंने सरकारी स्कूल जो हमारे बनाए गए पहले की गवर्नमेंट ने बनाए, तो उन स्कूलों को भी इन्होंने धीरे धीरे करके, लगभग रिकॉर्ड के तौर पे मेरे पास 51,000 स्कूलों का डेटा आ रहा है कि वो 51,000 स्कूल इन्होंने बंद कर दिए। तो शिक्षा के क्षेत्र में इन्होंने कहाँ बढ़ाया? आप बताइए इन्होंने क्या काम किया। जैसे अभी आपने चर्चा जो की है, और मैंने भी बीच में चर्चा कर दी है गठबंधन के नाम से, तो हमें लग रहा है कि आपके विचारों से मुझे लगा कि गठबंधन की इसलिए कहीं ना कहीं जरूरत पड़ गई है कि लोगों को लोकतंत्र बचाने की जरूरत है, संविधान बचाने की जरूरत है, शिक्षा की बचाने की जरूरत है, स्वास्थ्य की बचाने की जरूरत है। कहीं ना कहीं लोगों को जरूरत है बचाने की, इसलिए गठबंधन को सपोर्ट लोग आज हमें ऐसा लगता है कि हमने गवर्नमेंट नहीं बनाई पिछले 10 सालों में, हमने अपने लिए एक आफत मोल ले ली है। हमारा देश फिर से वही जहां हम पहले थे वहीं उसी स्थिति में पहुंचा जा रहा है। हाँ, गरीबी, भुखमरी। आप इनके जो सारे आंकड़े आते हैं, इनके सारे आंकड़ों पे तो मुझे तो विश्वास नहीं होता, इनके तो सारे आंकड़े मुझे झूठे ही लगते हैं। आप बताइए, एक तरफ से ये कहेंगे कि हम विश्व गुरु, हमारा जीडीपी, हमारा अर्थव्यवस्था बहुत मजबूत है, तो जब अगर हम विश्व गुरु हैं, हमारा जीडीपी बहुत मजबूत है, तो फिर हमें 80 करोड़ लोगों को राशन देने की क्या जरूरत है? सही बात है। आप बताइए। हाँ, आप एक तरफ से कहेंगे कि हमने भारत के 80 करोड़ लोगों को राशन दिया, तो राशन गवर्नमेंट क्यों चुनता है व्यक्ति? तो राशन आप ना दीजिए ना, हमको नहीं राशन चाहिए। हम जनता क्षेत्रवासियों से अपील करते हैं कि आप राशन मत लो, आप राशन वाला बहिष्कार करो। आप कहो कि हमें हमारी कैपेबिलिटी के हिसाब से, हमें हमारी हैसियत के हिसाब से हमको रोजगार दीजिए, हम जिस लायक हैं हमें उस लायक का रोजगार दीजिए, लेकिन हमें रोजगार दीजिए। सही बात। तो जनता को रोजगार दीजिए ना, जनता को राशन क्यों देते हैं? राशन तो मुझे लगता है कि एक चुनावी
वोट लेने का मुझे तो लगता चुनावी है कोई मुद्दा भी बना गवर्नमेंट हो, देंगे। अगर इंडियन अलायंस में भी ये अगर इन्होंने किसी तरीके का लालच दिया तो वो गलत है। आप रोजगार की बात करो, क्योंकि रोजगार जो है हमारे देश के राष्ट्र निर्माण में भी भाग लेता है, राष्ट्र निर्माण में भागीदारी का भी मुद्दा है रोजगार। हमारी जो हमारे भारतवर्ष में जो डिविडेंड है, जो एनर्जी है हमारे युवाओं के पास, हम जी। उस एनर्जी का यूज नहीं कर रहे हैं। वो एनर्जी हमारी युवाओं की एनर्जी हमारी बेकार चली जा रही, तो हमारे भारत का विकास कैसे होगा? कैसा सही स्ट्रक्चर बात। और कैसा ढांचा है ये? तो तभी तो हम जनता से यही कहना चाहते हैं कि देखिए, इस बार आप संविधान को बचा लीजिए, संविधान को बचाने के लिए वोट करिए। अगर संविधान बचा रहेगा तभी हम शिक्षा को बचा सकते हैं, तभी हम अपने स्वास्थ्य, जो हमारी सरकार की जिम्मेदारी स्वास्थ्य की बात कर सकते हैं अपने लिए, तभी हम अपने लिए रोजगार की बात कर सकते हैं। अगर हमारा संविधान ही खत्म हो जाएगा ना, तो शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, किसानों की जो बातें हैं वो अपने आप ही खत्म हो जाएंगी। श्रद्धा जी, मैं कहना चाहूँगा कि हम करें जो बात दलीलों से तो तुर्रत होती है। हम करें जो बात दलीलों से तो तुर्रत होती है। उनकी ओंठों की खामोशी भी एक सनद होती है। अरे कुछ न कहने से छिन जाता है ये दिल का सुकून, जुल्म सहने से भी जालिम की मदद हो जाती है। कहीं ना कहीं मैंने देखा है कि केवल परेशान लोग वहीं होते हैं जहां लोग दब्बू हो जाते हैं। आप जैसी महिलाएं अगर अपनी जवान की ताकत से अगर लोगों को समझाने का काम करेंगी तो मुझे पता है कि एक नहीं 1000 महिला निकल करके आ जाएगी। भाई किसी को ना किसी को बोलने की जरूरत है। कहते हैं कि जुल्म के साए में लब खोलेगा कौन, अगर हम भी चुप रहे तो फिर बोलेगा कौन? किसी न किसी को बोलने की जरूरत है। तभी कहा है, मेरा लोगों से कहना है कि घर भी बने गरीब का, घर भी बने गरीब का, कुटिया की रक्षा हो। घर भी बने गरीब का, कुटिया की रक्षा हो। सोते हुए किसान की खटिया की रक्षा हो। दोस्तों, ऐसा बटन दबाना कि बिटिया की रक्षा हो। तो आपने जो बहुमूल्य समय दिया, हमें लगा कि कहीं ना कहीं मेरी महिलाओं और जितने भी लोग मेरे दर्शक देख रहे हैं, आज की जानकारी जो हमारी श्रद्धा जी ने दी, तो हमें लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप अपने वोट का सही तरीके से प्रयोग करने का काम करेंगे। तो आपने बहुमूल्य समय दिया, इसके लिए मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। साथ में आपको जय भीम करता हूँ। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम।